लगातार सबसे ज्यादा दिन स्पेस में गुजारने का रिकॉर्ड रशियन एस्ट्रोनॉट वैलेरी पोलियाकोव के नाम है, जिन्होंने लगातार 437 डेज रशिया के मीर स्पेस स्टेशन में गुजारा था। एक 3 से 6 महीने के मिशन से एस्ट्रोनॉट्स में 30% तक मसल लॉस और पर मंथ 1 to 2% बोन लॉस देखा गया है। एलॉन मस्क के स्पेसएक्स का क्रू 9 मिशन 3 अगस्त 2024 को लॉन्च के लिए शेड्यूल्ड है, 4 एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस पर 6 महीने तक भेजने के लिए। इतने दिनों तक इंसान स्पेस में रह सकता है, तो नासा के पास सिर्फ 15 डेज ही क्यों बचे हैं? सुनीता विलियम्स अपने साथी एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर के साथ पिछले 58 डेज से स्पेस में फंसी है और नासा के पास सिर्फ 15 डेज और बचे हैं उनको अर्थ पर सेफली वापस लाने के लिए। नासा और बोइंग का ये मिशन सिर्फ 10 डेज के लिए प्लान्ड था, पर उनके कैप्सूल्स में आए कुछ गड़बड़ी की वजह से दोनों एस्ट्रोनॉट्स अभी पिछले 58 डेज से आईएसएस में फंसे हैं। अब आखिर उनके स्पेसक्राफ्ट में क्या प्रॉब्लम आ गई और नासा के पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं उन्हें वापस लाने के लिए, ये जानने से पहले हम बता दें कि सुनीता विलियम्स मैक्सिमम 192 डेज स्पेस में पहले भी रह चुकी है, पर इस बार क्यों सिर्फ 58 डेज उनके ऊपर भारी पड़ रहा है? आखिर स्पेस में ज्यादा दिन रहने से ह्यूमंस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, सब जानेंगे आगे। पर उससे पहले बोइंग स्टारलाइनर मिशन के बारे में जानते हैं। बोइंग स्टारलाइनर एक रियूजेबल स्पेस कैप्सूल है जिसको ह्यूमंस को स्पेस तक और वहां से वापस लाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये बोइंग और नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है और इसको अप्रॉक्सीमेटली 10 मिशंस तक यूज किया जा सकता है। स्पेसएक्स के ड्रैगन से साइज में थोड़ी बड़ी ये कैप्सूल मैक्सिमम 7 क्रू मेंबर को और 100 किलोग्राम कार्गो को एज अ पेलोड कैरी कर सकती है। इसी स्टारलाइनर कैप्सूल को टेस्ट करने के लिए 2 एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को इसमें बैठाकर स्पेस में भेजा गया था। इसे बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट का नाम दिया गया और इस मिशन को 5 जून 2024 को यूएसए के फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था। प्लान के अनुसार स्टारलाइनर 26 घंटे का सफर तय करके 6 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉक हो जाता है और उसको स्पेस में सिर्फ 8 दिन गुजारने थे और उसके बाद 14 जून 2024 को इसे वापस धरती पर टच डाउन करना था। पर इसमें कुछ भारी खराबी आ गई जिसके कारण ये पिछले 58 डेज से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉक्ड है। आईएसएस में डॉक होने से पहले ही इसके 28 में से 5 थ्रस्टर्स मैलफंक्शन करने लगी और इस कैप्सूल में 5 जगहों से हीलियम लीकेज भी हो रही थी। हीलियम यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इन्हीं प्रेशराइज्ड हीलियम के थ्रू प्रोपेलेंट को थ्रस्टर तक पहुँचाया जाता है, जिससे ये थ्रस्टर सही से काम करती है और कैप्सूल्स को मैन्यूवर करने में मदद करती है। इसके मैलफंक्शनिंग के वजह से ये कैप्सूल धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही सही से मैन्यूवर नहीं कर पाएगी और आउट ऑफ कंट्रोल होकर क्रैश कर जाएगी। अब ऐसे किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए बोइंग यहीं पर क्रूज को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कैप्सूल को रिपेयर करें, और अगर ये कैप्सूल रिपेयर हो जाता है तो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर सेफली धरती पर स्टारलाइनर के साथ वापस आ जाएंगे। पर नासा के पास सिर्फ 15 डेज ही क्यों बचे हैं? इसको जानने से पहले ये जानते हैं कि ज़्यादा दिन स्पेस में रहने से इंसान के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। बिना ग्रेविटी के स्पेस में ज़्यादा दिन गुजारने से इंसानों के मसल्स और बोन्स कमज़ोर हो जाते हैं। एक 3 से 6 महीने के मिशन से एस्ट्रोनॉट्स में 30% तक मसल लॉस और पर मंथ 1 to 2% बोन लॉस देखा गया है। स्पेस में धरती की मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहती है, जिसके कारण एस्ट्रोनॉट्स कॉस्मिक रेडिएशन का शिकार आसानी से बन सकते हैं। इसके अलावा एस्ट्रोनॉट्स में काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। स्पेस मिशंस में एस्ट्रोनॉट्स को बिल्कुल आइसोलेशन में रहना पड़ता है और वो कोई भी आम जिंदगी वाले काम नहीं कर सकते हैं, जिसके वजह से उन्हें मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। हालांकि सुनीता विलियम्स अपने पिछले मिशंस में 192 डेज स्पेस स्टेशन में रह चुकी है, इसलिए उन्हें इन सब का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। इंसानों में लगातार सबसे ज़्यादा दिन स्पेस में गुजारने का रिकॉर्ड रशियन एस्ट्रोनॉट वैलेरी पोलियाकोव के नाम है, जिन्होंने लगातार 437 डेज रशिया के मीर स्पेस स्टेशन में गुजारा था। तो अब ये सवाल आता है कि जब इतने दिनों तक इंसान स्पेस में रह सकता है, तो नासा के पास सिर्फ 15 डेज ही क्यों बचे हैं? आइए इसे जानते हैं।
दरअसल ISS में किसी भी कैप्सूल को डॉक करने की जगह लिमिटेड है और किसी कैप्सूल को कुछ दिन तक ही डॉक कराया जा सकता है। उसके बाद डॉकिंग स्पेस को खाली करवाया जाता है ताकि दूसरे कैप्सूल्स डॉक कर पाए। अब क्योंकि ये मिशन अपने शेड्यूल से लेट तक चल रही है, इसलिए इसने अभी तक एक डॉकिंग स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है, जिसके वजह से स्पेसएक्स के नेक्स्ट मिशन को प्रॉब्लम आ सकती है। एलॉन मस्क के स्पेसएक्स का क्रू 9 मिशन 18 अगस्त 2024 को लॉन्च के लिए शेड्यूल्ड है। इसमें स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल को यूज किया जाएगा 4 एस्ट्रोनॉट्स को ISS पर 6 महीने तक भेजने के लिए। इसलिए बोइंग स्टार लाइनर के पास इतना ही वक्त है ISS पर, और उससे पहले इसे यहाँ से अनडॉक करना पड़ेगा। अब नासा के पास यहाँ 2 ऑप्शंस है, या तो वो एग्जिस्टिंग स्टार लाइनर को रिपेयर करके दोनों क्रू मेंबर को सेफली धरती पर बुला ले, या किसी और कैप्सूल को भेजकर उसमें दोनों क्रू को बैठाकर वापस ले आए। हालांकि सेकंड ऑप्शन सुनने में बहुत इजी लगता है, पर यह है नहीं। ऐसा करने के लिए नासा को अपने $1.6 बिलियन का बोइंग स्टार लाइनर को स्पेस में अनडॉक करना होगा। दूसरा कारण, अगर स्टार लाइनर धरती पर वापस नहीं आया तो ये मिशन पूरी तरह से फेल हो जाएगा, क्योंकि साइंटिस्ट इस बात को ठीक से एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि आखिर स्टार लाइनर में क्या खराबी आ गई और इसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है। हालांकि यहाँ अच्छी बात यह है कि स्टार लाइनर अभी भी पूरी तरह से इंटैक्ट है और उसके कोई पुर्जे अलग नहीं हुए हैं, और यहाँ नासा के पास ऑप्शंस है दोनों एस्ट्रोनॉट्स को सेफली धरती पर लाने के लिए। इसलिए 18 अगस्त की डेडलाइन से पहले नासा क्या डिसीजन लेता है ये देखना होगा। पर इन सब मिशन से एक बात तो कंफर्म है कि दुनिया भर के देश और कई प्राइवेट प्लेयर्स स्पेस मिशंस पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही काम भारत का इसरो भी कर रहा है, और कैसे इसरो ने नासा के साथ मिलकर चांद पर पानी खोजा था उसे मैंने इस वीडियो में अच्छे से समझाया है। इसे ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।